किसान साथियों, कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी से आज हमारे बीच हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार। और डॉक्टर साहब, आज बात करेंगे जून माह में हमारे किसान साथियों को किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से मुख्य कृषि कार्य हमारे किसान साथियों को करने हैं। जी, तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, अब क्योंकि वो समय है जब हमारी खरीफ की फसलों की भी तैयारी हमारे किसान साथियों ने करनी है, बिजाई करनी है, धान की नर्सरी लगानी है, तमाम काम हमारे किसान साथियों के पास है। तो एक एक करके हम सारी फसलों पर आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर धान की हम बात करें, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में हमारे किसान साथी इस समय धान की नर्सरी डालने की तैयारी में हैं, तो किन बातों का हमें इस समय ध्यान रखना होगा? जहाँ तक धान की बात है तो इस समय पर हमारे किसान भाई देखें, 3 तरह की प्रजातियां हमारे किसान भाई धान में लेते हैं। जी। एक प्रजाति ऐसी है जिसकी पकने की अवधि 140 से लेकर 145 दिन तक है। दूसरी हमारी 125 और 130 दिन की हैं और कुछ प्रजातियां हमारी 110 से लेकर 115 दिन में पकने वाली प्रजातियां हैं। तो जितनी अवधि में फसल पकेंगी उसकी रोपाई हमें उसी समय के अनुसार करनी है। तो लंबी अवधि वाली फसलों की हमको नर्सरी डालने का यह उचित समय है मैदानी क्षेत्रों में। तो इस समय पर आप तैयारी कर दें। जो मध्यम अवधि वाली हैं, जो 125-30 दिन के आसपास हैं, उनकी आप जो नर्सरी है 1 हफ्ता बाद यानी कि जून के प्रथम पखवाड़े में आप डाल सकते हैं। यहाँ पर जो देरी से आप लगाएंगे वो कम अवधि वाली हमारी धान की किस्में हैं, वो जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो उनको हम सही समय पर रोपाई करने के लिए उनकी नर्सरी हम देर से डालें। जो हमारी जून के द्वितीय पखवाड़े में यदि डालते हैं तो उनकी रोपाई का समय भी उचित होगा। स्वस्थ नर्सरी हमारी तैयार हो, इसके लिए किस तरह से हमें खेत बनाना होगा? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बरसात भी नहीं हो रही है, तो गर्मी भी बहुत तेज पड़ रही है। ऐसे में खेत में सिंचाई का प्रबंधन और किन खाद उर्वरकों का प्रयोग हमें नर्सरी डालते समय करना होगा? पौध डालते समय धान की 2 बातें विशेष ध्यान हमारे किसान भाई रखेंगे। एक तो जहां पर हमको पौधशाला तैयार करनी है वह मिट्टी स्वस्थ हो और निरोगी हो। इसके लिए 2 तरह के उपचार हम कर सकते हैं। एक तो रासायनिक और दूसरा हम धूप जो आती है इसको हम कहते हैं सूर्यकरण। तो इसमें आप सफेद रंग की जो पॉलिथीन की चादर होती है, जिसको हम पॉलिथीन सीट बोलते हैं, जो आमतौर पर किसान भाई पॉली हाउस में यूज करते हैं, उसको हम क्यारी की गुड़ाई कर कर घास खरपतवार पहली फसलों के और जड़ के अवशेष निकाल कर उसमें थोड़ा पानी डालकर और गोबर की खाद मिलाकर हम उस पॉलिथीन को चारों तरफ से ढककर बंद कर देते हैं, ताकि आने वाली धूप की किरणें अवशोषित हो जाती हैं और उसमें के अंदर जो भी हमारे बैक्टीरिया हैं, जीवाणु, जो हमारे कवक हैं या दूसरे कोई हानिकारक जीव हैं, वह पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं और उसके बाद हम इसमें नर्सरी डाल सकते हैं। यहीं पर दूसरी जो प्रक्रिया है रासायनिक, उसमें खेत को आप भली भांति तैयार करके पहले तो यह सुनिश्चित कर लें कि जो हमें नर्सरी डालनी है वह पानी के स्रोत के आसपास हो, यदि हम गीली क्यारी वाली पौधशाला तैयार कर रहे हैं। दूसरा, उसमें किसी भी फसल के अवशेष, तने, पत्तियां, जड़ इत्यादि न रहे हों, मोटे ढेले न हों, उसको बारीक करके आप तैयार कर लें। और उसमें गोबर की जो खाद है, आमतौर पर 1 हेक्टेयर बुआई जहां पर हमको रोपाई करनी है उसके लिए 500 से लेकर 800 वर्ग मीटर स्थान पर्याप्त होता है। और आजकल जो नई तकनीक है उससे हम जो मोटे धान है या बारीक धान है उनमें 1 किलोग्राम धान का जो बीज है उसके लिए 20 से 25 वर्ग मीटर स्थान यदि हम रखते हो, आमतौर पर हमारे किसान भाई उतना नहीं रखते, वह कम क्षेत्र में अधिक बीज डालते हैं, तो उससे बीज पौध बारीक हो जाती है। लेकिन यदि इतनी बीज के लिए आप पर्याप्त स्थान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पौध अच्छी होगी। और इसके लिए आप सड़ी हुई गोबर की खाद का जो प्रयोग करें वह 10 से 20 कुंटल तक आप कर सकते हैं, लेकिन वह जो है पूर्णतया सड़ा और गला होना चाहिए। यदि हम कच्चे गोबर का इस्तेमाल कर देते हैं तो उसमें खरपतवारों के बीज उग जाते हैं और हमारी धान की पौध को खराब कर देते हैं। इस क्षेत्रफल में फिर हम लगभग 8 किलोग्राम डाई अमोनियम फॉस्फेट और 3 किलोग्राम पोटास उर्वरक और 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट हम खेत की तैयारी के समय यदि डालते हैं तो यह बहुत ही उत्कृष्ट परिणाम इससे मिलते हैं। लेकिन ये उन किसानों के लिए है जो सामान्य खेती करते हैं। जहां पर हम जैविक खेती करते हैं वहां पर कंपोस्ट के साथ में हमारे किसान भाई नीम की खली इत्यादि और जैव उर्वरक जो NPK कंसोर्सिया जो उपलब्ध है उसको आप उपयोग बुआई के समय कर दें। जी,
अब डॉक्टर साहब, पर्वतीय क्षेत्रों की हम बात करें तो वहां पर हमारे किसान साथी धान की बिजाई मैदानी क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा सा पहले कर देते हैं, तो जिन किसानों ने धान की बिजाई कर दी है उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है? जो हमारे किसान भाई चैती धान उगा रहे हैं, उन्होंने बुआई कर दी है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। वैसे तो वर्षाधीन खेती है हमारी, पानी तो हम नहीं अपने अलग तरीके से दे सकते, लेकिन उसमें खरपतवार प्रबंधन का कार्य हम अवश्य करें। और जो पौधे यदि बीज के छिड़काव के समय एक स्थान पर अधिक उग गए हों तो उनको आप घास निकालते समय विरलीकरण की क्रिया कर सकते हैं। और तीसरा, यदि उचित अवस्था हो तो उसमें पानी में घुलने वाले जैव उर्वरक का छिड़काव हम उसमें कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, गन्ने की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में हमारे किसान साथी कैश क्रॉप के रूप में इसको उगाते हैं और इन दिनों खेतों में हमारे गन्ना भी खड़ा है जी। तो गन्ने में क्या कार्य हमें इस समय करने हैं? जो इस बार बोई गई फसल है उसको हम बावक फसल कहते हैं। उसमें किसान भाई दो बातों का ध्यान रखें। एक तो पोषण प्रबंधन, जो खुराक आपको देनी है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर इत्यादि भूमि की जांच के अनुसार आपने अपनाया होगा। तो खड़ी फसल में आप उचित नमी की अवस्था में नत्रजन की पूर्ति कर लें। और आवश्यकता पड़ने पर जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं जून में बारिश आने से पहले, तो मिट्टी चढ़ाने का कार्य किया जाता है ताकि हमारी फसल का स्थापन अच्छा हो और उससे उपज अच्छी प्राप्त हो। तो वहां पर आप प्रति एकड़ क्षेत्रफल में 45 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम पोटास को मिक्स करके यदि आप डाल दें उचित नमी की अवस्था में और उसके बाद मिट्टी चढ़ाएं तो एक तो ये कार्यक्रम आप अच्छा रहता है। इससे जो है पोटास की पूर्ति हो जाती है और फसल बरसात की दिनों में अच्छी बढ़वार ग्रहण करती है और हमारी अच्छा उत्पादन होता है। दूसरा जो कार्य है, यहाँ पर आप देखते होंगे कि फसल में खरपतवार इत्यादि का प्रकोप बहुत होता है। यदि इनको नियंत्रित न किया जाए तो यह 15 से लेकर 50% तक उपज गिराने में भागीदार हो सकते हैं और साथ ही साथ हमारी खेती की उर्वरा शक्ति को भी जो है नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर निराई एवं गुड़ाई पूर्णतः जमाव होने के बाद जो हमारी बावक फसल थी, पहली गुड़ाई आप 45 दिन पर, 40-50 दिन पर, दूसरी जो है हमारी 60 से 70 दिन के बीच, और तीसरी गुड़ाई यदि हम 90 दिन से लेकर 110 दिन के मध्य करते हैं तो किसी भी प्रकार के खरपतवार का आपतन गन्ने की खेती में नहीं होता और प्रति इकाई क्षेत्रफल में गन्ने के कल्ले भी अच्छे निकलते हैं, उनमें गन्ने बहुतायत से अच्छे बनते हैं। यहाँ पर हम रासायनिक विधि से भी खरपतवार नियंत्रण का कार्य कर सकते हैं। तो पोषण प्रबंधन और खरपतवार प्रबंधन, इन दोनों को हम दोनों ही तरीके से भली प्रकार प्रबंधन इस समय अवश्य करें। अब बात कही जो पिछले साल हमने बावक फसल थी और उसकी हमने कटाई की, पेड़ी प्रबंधन, तो इस समय देख रहे होंगे बहुत तेज तापक्रम, जैसा आपने कहा भी, तेज तापक्रम होने के कारण हवा में नमी नहीं है, तो यहाँ पर रस चूसक कीटों का कहीं कहीं प्रभाव दिखाई देता है और गन्ने में लगने वाला ब्लैक बग या काला चिट्टा जो कीट है जो पौधों की गोभ में बैठता है, क्योंकि इस समय पर कोई हरियाली नहीं होती, केवल गन्ने में हरियाली की फसल ये दिखाई पड़ती है, तो यहाँ पर यह कीट सर्वाधिक और तेजी से आ जाता है और पौधों में रस चूसने लगता है जी। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और अधिक देर तक संक्रमण रहने पर पीले पड़ने के साथ साथ में पत्तियां सूख भी जाती हैं, पौधा पूर्णतः मृत भी हो जाता है। तो यदि हम इसका प्रबंधन ठीक समय पर, इसको खेत में यदि इसकी उपस्थिति दिखाई पड़े तो किसान भाई सबसे पहले खेत में सिंचाई करें। नत्रजन की जो आवश्यकता है, जो हम यूरिया के माध्यम से खड़ी फसल में नमी की उचित अवस्था पर रहने पर देते हैं, तो इसको जरूर दें, देरी न करें। सामान्यतः देखा गया है किसान भाई बारिश न होने के कारण उर्वरकों का प्रबंधन नहीं करते, तो नाइट्रोजन की कमी से भी यह कीट अधिक पौधों में लगता है। इसके लिए क्लोरपाइरिफोस 20% जो हमारी दवा है 1.25 लीटर हम लेंगे और 10 से 15 किलोग्राम यूरिया और 1000 लीटर पानी, इसको हम मोटे फवारे की सहायता से फसल क्षेत्र में गोब के ऊपर यदि डालते चलें तो यह बहुत ही कारगर प्रबंधन अपनाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे मक्का है, इसकी भी बिजाई हमारे किसान साथी इस समय करते हैं, चाहे चारे के लिए हम बात करें या चाहे अनाज वाली फसल के लिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमारे राज्य की यह बड़ी महत्वपूर्ण फसल है, अनाज की भी और पशुपालन के लिए भी जी। तो मैदानी क्षेत्रों में किसान भाई पलेवे के द्वारा या बारिश होने पर इसकी बुआई करेंगे तो हमारे जून के प्रथम पखवाड़े से लेकर और अंतिम पखवाड़े तक इसकी बुआई चलती रहती है, जैसी फसलों की अवधि है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी प्रथम पखवाड़े में हमारे किसान भाई संकर मक्का या देसी मक्का की बुआई करें और बुआई करते समय एक ध्यान अवश्य रखें कि इसको हम यदि पंक्तियों में बुआई करें तो हमारे बीज का जमाव अच्छा होगा और चूंकि हम शारीरिक श्रम के द्वारा इसमें खरपतवार नियंत्रण और गुड़ाई का कार्य करते हैं, वह भी बड़ा प्रभावी रूप से होगा। तो प्रति जो हमारी पंक्ति है उसमें 2 फीट का अंतर रखते हुए पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर आप बनाए रखें तो यह आदर्श पौधों की संख्या आपको प्राप्त होगी और अच्छा हमको उत्पादन भी मिलेगा। जी
डॉक्टर साहब, उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों की हम बात करें तो मोटा अनाज बहुतायत में उगाया जाता है। तो इन दिनों हमारे किसान साथी तैयारी में हैं, लेकिन कहीं कहीं इंतजार भी है कि भाई जब बरसात होगी तब इसकी बिजाई की जाए। बिल्कुल, क्योंकि हमारा मंडवा और जो हमारा सामा है, या कहीं कहीं पर हम देखते हैं जो हमारी कंगनी है, उसकी भी हमारे किसान भाई बुआई करते हैं, और यहाँ तक कि चौलाई की बुआई भी करते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ किसान भाई हमारे जैसे तलाई क्षेत्र है या उपराऊ क्षेत्र है, तो दोनों ही तरह की परिस्थितियों में करते हैं। यदि खेत में नमी थोड़ी बनी हुई है पहली फसल के बाद में आपने खेत तैयार करते हुए, तो आप बुआई जून के प्रथम पखवाड़े में कर सकते हैं। यदि बिल्कुल ही खेत सूखा हो तब पहली बारिश आने के बाद में आप इसकी बुआई करें। मंडवा की अच्छी प्रजातियां हैं, सावा की भी अच्छी प्रजातियां हैं, और जो हमारा चौलाई है उसकी भी अच्छी प्रजातियां इसमें मौजूद हैं। जैसे आजकल तो सफेद मंडवा भी हमारे किसान भाई खेती करने लगे हैं। और देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही, अब तो मोटे अनाजों का रुझान हमारे मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। जैसे वीएल मंडवा 315, वीएल मंडवा जो हमारा विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, वहां से निकली प्रजातियां हैं। 352 है, 380 जो हमारा मंडवा है वहां से निकला हुआ है, सफेद रंग का मंडवा है। तो इसमें रोटी भी अच्छी आएंगी और इससे हमारे बेकरी के उत्पाद बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हम इसकी बुआई करने के लिए बीज का प्रबंधन अवश्य कर लें और बीज का उपचार भी जरूर कर लें। बीज उपचार हम दो तरीके से करेंगे, एक हम करेंगे कवकनाशी के द्वारा और दूसरा हम करेंगे जैव उर्वरक, जैसे हमारा NP और K, फास्फोरस, पोटास और नत्रजन के लिए जो हमारा जैव उर्वरक है, यदि हम छिड़काव करेंगे तो हमारे खेत में अच्छी पैदावार इन फसलों की हम ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, दलहनी फसल भी हमारे उत्तराखंड में बहुतायत में उगाई जाती है और इस समय हम बात करें तो इनकी भी बिजाई हमारे किसान साथियों ने कर रही है। बिल्कुल, जो हमारे इस समय अगर हम देखें जून के प्रथम पखवाड़े में हम हैं, तो यहाँ पर हमारे किसान भाई जो जायद में बोई गई मैदानी क्षेत्रों में फसल है, उसमें उर्द है, मूंग, लोबिया इत्यादि, इनमें फलियां पकनी शुरू हो जाती हैं जी। तो पकी हुई फलियों को अच्छा तरीके से प्रबंध करने के लिए उनको खेत से निकालकर अलग कर लें और उचित अवस्था पर यह ध्यान रखें कि कोई भी फलीबेदक कीट यदि लगता है तो आप उसकी कृषि विशेषज्ञ से सलाह लें। और यदि बीज के लिए फसल उगाई जा रही है तो इसके लिए आप फलीबेदक कीट का नियंत्रण करने के लिए चाहे मूंग हो या उर्द हो या लोबिया हो, इसके लिए क्लोरेंट्रीनिप्रोल 18.5% की 60 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देने से इस कीट का पूर्णतः नियंत्रण प्रभावी रूप से हो जाता है। तो यह भी पादप सुरक्षा। और जहां पर अभी हमारी उड़द की फसल है, राजमा है, मूंग है, अरहर है, तो बड़ी महत्वपूर्ण फसल है हमारी। तो मैदानी क्षेत्रों में कम अवधि में जो तैयार होने वाली अरहर की फसल है उसकी बुआई तत्काल खेत की तैयारी करने पर अवश्य कर दें। जहां तक उड़द की फसल है उसकी बुआई और राजमा की हम जून के पूरे माह में प्रथम पखवाड़े में और दूसरे पखवाड़े में खेत की उपलब्धता के अनुसार खेत की तैयारी होने पर इनकी बुआई कर सकते हैं। चलते चलते डॉक्टर साहब, सब्जी उत्पादन के बारे में थोड़ा आपसे जानेंगे, क्योंकि सब्जी उत्पादन से हमारे किसान साथियों की आमदनी बढ़ी है। और जैसे इस समय की बात करें, चाहे बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है और भी कई सारी बेल वाली सब्जियां हैं, बिल्कुल इनकी भी बिजाई हमारे किसान साथी करते हैं, रोपाई करते हैं। तो थोड़ा इस बारे में हमारे किसान साथी बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आय अच्छी होगी तो हमारा किसान समृद्ध होगा और हमारे खेत खलियान भरे होंगे तो निश्चित रूप से सब्जी और फल उत्पादन हमारी खेती के लिए और इसके संतुलन के लिए बड़ा आवश्यक है। तो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में सभी किसान भाई अच्छी सब्जी की खेती कर रहे हैं। और यह जो समय है, इस समय पर आप देखें तो जो हमारे कद्दू वर्गीय फल हैं जिसमें लौकी, तोरई, खीरा इत्यादि, करेला है, तो उसकी भी बीजों की बुआई करते हैं या पहले से तैयार किए गए पौधों की रोपाई अपने खेतों में कर रहे हैं। और उनमें फल आने की भी अवस्था, जो समय पर रोपे गए थे उनकी जो अवधि है उनमें फल प्राप्त हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनमें नमी बनाए रखें। और पादप सुरक्षा, जैसे फल बेधक कीट है तो उसके लिए फेरोमोन ट्रैप को प्रति एकड़ में 2-3 जगह पर यदि आप लगाएं तो निश्चित रूप से आपको प्रभावी कीट नियंत्रण में मदद मिलेगी। और इसी के साथ साथ जो हमारी अन्य फसलें हैं दलहन की, उसमें पर्वतीय क्षेत्रों में उनकी बुआई करने के लिए यह उचित समय है। इसमें राजमा की बुआई करते समय, उड़द की बुआई करते समय किसान भाई बीज का उपचार अवश्य करें। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में किसान भाई आजकल देखते होंगे बहुत ही बड़े पैमाने पर टमाटर और बैंगन की खेती कर रहे हैं। निश्चित रूप से
बैंगन की और टमाटर की खेती से अच्छी आय प्राप्त भी हो रही है। तो यहाँ पर जो हमारे पहले से रोपे गए पौधे हैं तो उनमें इसमें बढ़वार की अवस्था है। तो यहाँ पर किसानों को बहुत अधिक ध्यान देने की यह जरूरत है कि एक तो नमी बनाए रखें फसल क्षेत्र में, दूसरा जो हमारे पौधों का प्रबंधन है उसमें जो उनकी टहनियां हैं, जो उनकी शाखाएं हैं, वह भूमि से ना मिलती हों, क्योंकि इससे कीटों का प्रकोप अधिक होता है। और तीसरा जो कार्य है वह यह है कि हम जब रोपाई कर देते हैं तो वर्मी कंपोस्ट को उनकी जड़ों में रख कर सिंचाई करें थोड़ी थोड़ी, तो इससे पोषण प्रबंधन बहुत ही अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर एक समस्या हमको देखने को मिल रही है बैंगन और टमाटर में, कहीं कहीं पर जो अष्टपदी कीट है जिनको हम मकड़ी या माइट कहते हैं, तो इसका प्रकोप देखने को मिलता है बैंगन की फसल में। पूरे पत्ते ऊपर से सफेद हो जाते हैं, कीट कोई नंगी आंख से दिखाई नहीं देता। यह बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी या जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं उसके देखने में पत्ती के नीचे की तरफ कीट दिखाई देते हैं, बहुत बारीक बारीक, और ये पौधों से रस चूसते हैं, तो इससे उत्पादन बहुत ज्यादा गिर जाता है। तो ऐसे में किसान भाई निकटतम कृषि विशेषज्ञ जो पादप सुरक्षा इकाई है उससे आप सलाह लें। और इसमें कई प्रकार के रसायन है जो सिंथेटिक पायरेथ्राइड है, वह भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि एक जो हमारे कई रसायन ऐसे हैं जैसे नीम का तेल है, यदि किसान भाई फसल स्वस्थ रहने पर भी हर 10वें दिन आजकल गर्मी के मौसम में यदि खेत में छिड़काव करेंगे तो निश्चित तौर से इस कीट पर प्रभावी नियंत्रण पाने के साथ साथ में अधिक गुणवत्ता वाले फल हम प्राप्त कर सकते हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण फसल है तिलहनी फसल, जिसको हम सोयाबीन, इसको हम दलहन में भी प्रयोग करते हैं और तिलहन में भी प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए मैदानी क्षेत्रों में द्वितीय पखवाड़ा जो हमारा जून का अंतिम समय है यह बड़ा अच्छा रहेगा, उसमें बारिश भी हो जाती है 1-2। और लेकिन हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी बुआई का यह समय चल रहा है। यहाँ पर किसान भाई अपने खेतों में सोयाबीन की खेती पंक्तियों में यदि करें तो इससे हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा। जी, तो डॉक्टर साहब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे किसान साथियों तक पहुंचाई कि जून माह में किन किन फसलों की हम बिजाई कर सकते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हमें करने हैं। तो स्टूडियोज में आने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान साथियों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।